गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल अपने थोड़ा सा पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो आपने डिस्कस किया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ प्रकार की और एक होती है रफ प्रकार की। तो रफ प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आज अपना टॉपिक था राइबोसोम के बारे में। कल मैंने बताया था थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में पढ़ के आना, तो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो आज अपना टॉपिक क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। अब ये राइबोसोम होते क्या है? राइबोसोम क्या होता है कि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए प्लस प्रोटीन के छोटे छोटे कण बने होते हैं जो साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक के अंदर, हरित लवक में पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम ही किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं बच्चों। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये बने हुए किसके होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन के। आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और ये राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए एक नंबर का आपके क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि सेल के अंदर प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सेल के अंदर प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और ये राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? ये छोटी, गोल, चपटी, अंडाकार, इस प्रकार की ये संरचनाएं पाई जाती है। कैसी? एक गोल होती है, गोल, चपटी और अंडाकार। गोल, छोटी और अंडाकार ये संरचना होती है। अब ये पाई कहां जाती है? ये अपने सेल के अंदर कहां कहां पाई जाएगी? तो बच्चों जो राइबोसोम होते हैं ये अपनी सेल के अंदर वैसे तो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई रहती है, लेकिन ये क्या होती है, ये जैसे सेल होती है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर भी पाई जाती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर भी ये इसका वितरण पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके ऊपर, इसके अंदर भी ये पाई जाती है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर भी क्या पाई जाती है? ये राइबोसोम पाई जाएगी। तो ये सेल के अंदर कई जगह है पाई जाती है। अब अपने सेल भी दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम दोनों सेल में पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, दोनों प्रकार की सेल के अंदर ये राइबोसोम पाए जाते हैं। किस किस में? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल, दोनों में पाए जाते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? 70S प्रकार के होते हैं।
और जो यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब ये 70S और 80S, एस इसका क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जिसे अपने आगे समझेंगे। तो ये किस में पाई जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S प्रकार के और यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये 80S प्रकार के सेल पाए जाते हैं। अब अपने इसके ऊपर आते हैं कि ये राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, क्लाडे। क्या वैज्ञानिक थे? क्या नाम था? क्लाडे। सबसे पहले क्लाडे नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा था जिस और इसे माइक्रोसोम नाम दिया था। कौन सा? माइक्रोसोम। माइक्रोसोम। बाद में वैज्ञानिक आए रॉबिन्सन और ब्राउन। कौन से? रॉबिन्सन और ब्राउन। इन्होंने 1953 में पादप कोशिका के अंदर देखा था। किस सेल में देखा था? पादप कोशिका के अंदर इसको देखा था। नेक्स्ट जो एक वैज्ञानिक और आए थे, पेलेड नाम का वैज्ञानिक थे। पेलेड नाम के वैज्ञानिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उन्होंने जंतु कोशिका के फिजिक्स की जो नेक्स्ट क्लास है, जंतु कोशिका के अंदर इसको देखा था। अब आपके इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले राइबोसोम का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले अध्ययन किया था क्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? क्लाडे नामक वैज्ञानिक ने। पौधों के अंदर, पादप सेल के अंदर सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा? तो आएगा रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। और जंतु कोशिका के अंदर सबसे पहले किसने देखा था? पेलेड नामक वैज्ञानिक ने देखा था 1955 के अंदर। तो आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉटनी में कि पादप कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा? तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने। आपके जूलॉजी में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था? पेलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को सबसे पहले देखा था। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अपना आता है कि इसकी संख्या, आकार और आकृति किस प्रकार की होती है। तो इसकी संख्या, आकार और आकृति किस प्रकार की होती है? कुछ सेलों के अंदर जहां पर प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता कम पाई जाती है, वहां पर राइबोसोम बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ सेल होती है जहां पर इसकी संख्या बहुत ज्यादा भी देखी जा सकती है, जैसे ई कोली बैक्टीरिया होता है, ई कोली। ई कोली वहां पर एक सेल के अंदर राइबोसोम की संख्या 2000 से लेके 40,000 तक पाई जा सकती है। कहां पर? 2000 से लेके 40,000 तक इसकी संख्या पाई जा सकती है ई कोली बैक्टीरिया के अंदर। या यीस्ट में या
एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर इसकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। यीस्ट या एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर इसकी संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसकी जो आकार होता है, जो इसका आकार होता है वो भी 250 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 250 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। कितना होता है बच्चों? 250 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। अब अपने आते हैं राइबोसोम की संरचना। अब राइबोसोम की संरचना को देखने के लिए इसके लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइबोसोम की संरचना को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। जो यंत्र होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम के घोल को नलियों में डालकर तेज गति से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग आकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वो अलग अलग गति से क्या होते हैं? तली में बैठ जाते हैं। और जिस वो गति से तली में बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है? अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अवसादन गुणांक कहा जाता है। अवसादन गुणांक या अवसादन गति किसे कहा जाता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, उसके अंदर अलग अलग नलियां लगी रहती है। उस नलियों के अंदर राइबोसोम का घोल डाल के उसको तेज गति से घुमाया जाता है। जब तेज गति से घुमाया जाता है तो अलग अलग आकार के राइबोसोम्स होते हैं, वो अलग अलग गति से क्या करते हैं? तली में बैठते हैं, जिसे क्या, कौन सी गति कहा जाता है? अवसादन गुणांक, अवसादन गति कहते हैं। उसको मापने के लिए जिस इकाई का, जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? स्वेडबर्ग इकाई। क्या कहा जाता है? स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट, जिसे एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? स्वेडबर्ग यूनिट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। तो ये S क्या है? एक स्वेडबर्ग यूनिट है। आई बात बच्चों? कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि स्वेडबर्ग या अवसादन गुणांक किसे कहते हैं? तो अवसादन गुणांक हो गया सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर राइबोसोम के घोल को तेज गति से नलियों में घुमाया जाता है, जिसे अलग अलग आकार के राइबोसोम अलग अलग गति से तली में बैठते हैं। उस गति को अवसादन गति कहते हैं। और उसको मापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। तो अब ये 70S और 80S हो गया ना। अब अपने आते हैं कि राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम के प्रकार में मैंने आपको बताया कि राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया 70S प्रकार और दूसरा हो गया 80S प्रकार। अब ये 70S प्रकार के राइबोसोम कहां कहां मिलेंगे बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल किस में होती है? ज्यादातर बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। जहां प्रोकैरियोटिक सेल होती कौन सी है? जिसके अंदर जो
केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है और विकसित प्रकार की सेल नहीं होती, उसके अंदर क्या होता है 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब दूसरा होता है 80S प्रकार का, ये किस में मिलेगा? यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70-80 प्रकार का पाया जाता है, लेकिन कुछ यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी ये 70S प्रकार के पाए जाते हैं। वो कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर। 70S प्रकार के एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एक हरित लवक, हरित लवक के अंदर ये पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो पाया ही जाता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाएगा, न कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अब इसकी संरचना होती किस प्रकार की है? इसकी संरचना एक जटिल प्रकार की संरचना होती है। तो इसकी संरचना को अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा अपने चित्र की सहायता से कर लेते हैं। चित्र की तो इसके अंदर 2 यूनिट होती है। जो ये राइबोसोम होते हैं ना बच्चों, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम, ये किससे मिलकर बने होते हैं? 2 सब यूनिट से। 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अब ये 2 सब यूनिट होती कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि 2 ये इस प्रकार की यूनिट होती है। ये 2 सब यूनिट में इस प्रकार की से। तो जो ऊपर की जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, उसके अंदर 2 प्रकार की सब यूनिट होती है, 50 प्लस 30, 50 प्लस 30S के। ये 50S का होगा, ये नीचे वाला 30S स्वेडनबर्ग यूनिट का होता है। अब ये 50 और 30, यहां पर मैथ का फार्मूला नहीं चलेगा आपका कि 50 और 30 को जोड़ दिया 80 हो गया, तो ये 80 वाला फार्मूला नहीं चलेगा, ये अलग सिस्टम है। तो ये 70S प्रकार का होता है। इसकी जो लंबाई होती है 70S में, जो लंबाई होती है वो 290 एंगस्ट्रॉम होती है। वो जो लंबाई होगी यहां से यहां तक की लंबाई होगी, वो कितनी होगी? 290 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होगी। 290 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है। कितनी होगी बच्चों लंबाई? 290। और जो चौड़ाई होगी, जो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 220 एंगस्ट्रॉम होती है 70S में। तो अब चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी? 50S और 30S, ये 2 सब यूनिट होती है। इनसे मिलकर ये राइबोसोम बने होते हैं। अब अपने आते हैं जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। वो 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे, वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, 60 और 40S। इसमें जो 60 सब यूनिट है वो बड़ी होगी और 40 सब यूनिट है वो छोटी होगी। उसी प्रकार इसके अंदर जो 50 सब यूनिट है ये बड़ी होगी और 30S प्रकार की यूनिट है वो छोटी होगी। जो बड़ी यूनिट होती है वो गुंबदाकार होती है, जो ऊपर की साइड में पाई जाती है। अब इसकी लंबाई होती है 80S प्रकार के राइबोसोम में, ये 300 से लेके 340 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी बच्चों? 300 से लेकर
40 एंगस्ट्रॉम जितनी होती है और इसकी चौड़ाई भी लगभग 220 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दो प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं 70S और 80S में 70S के अंदर 2 सब यूनिट पाई जाएगी 50S और 30S, और इसके अंदर 2 यूनिट 80S में 2 प्रकार की यूनिट पाई जाती है 60S और 40S। अब ये जो सब यूनिट होती है ये जब अभी रिसर्च चल रही है उसमें अभी ज्ञात हुआ है कि जो 70S के अंदर 50 और 30 होती है, ये 60 और 40 होती है, ये सब यूनिट भी तभी जुड़ती है जब प्रोटीन का निर्माण होता है। जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है तो ये सब यूनिट क्या होती है, स्वतंत्र हो जाती है। यहां से ये यहां से क्या होती है, स्वतंत्र हो जाती है। ये स्वतंत्र हो जाएगी। ये जब प्रोटीन का निर्माण होता है तब ये सब यूनिट क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। समझ गए बच्चों? अब ये आप यहां पर 50 + 30 80 हो गए, ये फार्मूला मत लगाना, नहीं यहां पर ये फार्मूला लगेगा। ठीक बच्चों, तो अपने एक बार दोबारा ये रिपीट कर देते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम का जो अध्ययन किया था वो क्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पादप सेल के अंदर इसको रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सबसे पहले देखा था 1953 में। पेलेग नामक वैज्ञानिक थे 1955 में जिसने इनकी खोज की जंतु कोशिका के अंदर। फिर वितरण, ये सब कहां पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया ये राइबोसोम और हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। आकार आकृति में भी ये क्या होते हैं, ये गोलाकार, अंडाकार और चपटी आकृति के होते हैं। राइबोसोम भी क्या होते हैं, जटिल संरचना के होते हैं। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन से? 70 प्रकार के और 80S प्रकार के। जो 70 प्रकार के होंगे वो 2 यूनिट से सब यूनिट से मिलके बने होते हैं बच्चों, 50S और 30S प्रकार की। जो 80S प्रकार के होते हैं वो भी बच्चों 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 60 + 40, 60 और 40 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। और ये दोनों यूनिट तभी मिलती है जब प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है तब होती है। अदरवाइज ये क्या होती है, दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती है। तो इसके जो राइबोसोम के जो कार्य हैं इसके ऊपर अपने कल चर्चा करेंगे। आज बच्चों इतना काफी है और कल इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, ओके।